बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जी हाँ विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कौटिल्य डिजिटल इंस्टीट्यूट में मॉडल पेपर 2025 कक्षा 10 यूपी बोर्ड। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और सारे पेपर यहीं से बनने वाले हैं। मैथ्स के लिए सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। देखिए, जैसा कि हमारा पहला प्रश्न खंड अ में बहुविकल्पी रहेगा, 20 प्रश्नों की संख्या रहेगी और इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपको मिल रहा है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। अब यहाँ पे हमें दिया है कि एलसीएम कितना है, 60 है। तो हम जानते हैं एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे। देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है तो एलसीएम की जगह पर कितना रखेंगे, 60 इंटू एचसीएफ कितना है तो एचसीएफ की जगह पर रखेंगे 3 बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। अब हमारी एक संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी है 12, तो पहली संख्या की जगह पे 12 रखेंगे। दूसरी संख्या दूसरी हमसे पूछा है, ठीक है। अब देखो, इस तरह का प्रश्न जरूर आता है। इसमें लिखा है कि इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है, एचसीएफ 3 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है, फार्मूला है कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो, आपको एलसीएम कितना दिया 60, तो एलसीएम की जगह 60 कर देना है और एचसीएफ 3 है तो 3 रखना है। पहली संख्या 12 है तो इसके जगह पे यहाँ से 12 रखना है, दूसरी हमें नहीं पता। अब इसको काट देंगे, 12 पंचे 60 कट गया 5 बार में, तो इस प्रकार से दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 5 तिया 15। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 15 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है। यहाँ पे एक परिमेय संख्या लेनी है, मान लीजिए परिमेय संख्या हम कुछ भी ले लें, 3 ले लें, और एक अपरिमेय संख्या, मान लो अपरिमेय संख्या हमने √3 ले लिया। अब कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, यानी कि अगर हम परिमेय संख्या जो 3 है, अपरिमेय संख्या जो √3 है, अब आपसे कहा है कि अगर दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो यह आएगा 3√3, ठीक है। अब 3√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो याद रखना, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जब गुणा करेंगे तो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले प्रश्न में है कि x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - b = 0 के हल क्या होंगे। तो आप जानते हैं यहाँ पर अब आपको देखना है कि a1 b1 c1 और ये क्या है a2 b2 c2। जब तुम्हें दो समीकरण दिए गए होंगे तो यहाँ पे याद रखना कि पहले वाले समीकरण से हम लिखेंगे a1 b1 c1 और दूसरे वाले समीकरण से a2 b2 c2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम इस तरह से लिखेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है। अगर ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो इसके लिए कहा जाता है कि अनेक हल, ठीक है। अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर ये तीनों आपस में बराबर आएगा तो अनेक हल होंगे और रेखा जो बनेगी वो संपाती रेखा बनेगी, संपाती रेखा, ठीक है। लेकिन अगर यही कंडीशन ऐसे हो जाए कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के बराबर c1/c2, अगर यह कंडीशन दूसरी वाली आती है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, ठीक है, तो इसके लिए कहा जाएगा बेटा कि अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल आएगा, इसके लिए अद्वितीय हल होगा। और साथ ही साथ बेटा इसमें जो रेखा बनेगी वो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। क्लियर है, प्रतिच्छेदी रेखा। और अगला हमारा जो थर्ड नंबर है, थर्ड पे ये है कि अगर तुम्हें मिल जाए कि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी अगर लास्ट वाला पेयर बराबर न हो तो इसमें आता है हमारा कंडीशन कि कोई हल नहीं। लास्ट वाला का बराबर न हो तो क्या आता है, कोई हल नहीं। और जो रेखा मिलेगी वो कैसी रेखा मिलेगी, समांतर रेखा, याद रखना समांतर रेखा। तो चलिए चेक करते हैं कि ये जो हमें दिया है यह किस प्रकार के हल के लिए है। तो तुम्हारे पास a1 का मान क्या है, यहीं पे देख लेते हैं। a1 का मान क्या है 1,
अपॉन A2 का मान क्या है 4, 1/4 हो गया बराबर, फिर B1 का मान क्या है 2, B2 का मान कितना है 8 बराबर, इसका मान कितना है C1 का -5 और C2 का मान क्या है -20। चलो इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 1 का 2, 2 चौके 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 1 का 5, 5 चौके 20। अब यहाँ पे जो मिल रहा है कि 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4, यानी तीनों बराबर है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तीनों आपस में इक्वल हैं। और जब तीनों आपस में इक्वल रहेंगे तो हमारी पहली कंडीशन है अनेक हल होंगे तथा यह कैसी रेखा बनाएगी, समपाती रेखा बनाएगी। तो यहाँ देखो कहाँ लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल, हमारा बी ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 व 125 को विभाजित करने पे क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो जब कभी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो उस समय में क्या करना है कि आपको एचसीएफ निकालना है। जैसे कह रहा है कि 70 व 125 से विभाजित करने पर 5 और 8 प्राप्त होता है, तो पहली बात हम क्या करेंगे कि 70 रुपए में से इस 5 जो शेष बच रहा है उसे घटा देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 65 आ जाएगा। और ये जो हमारा 125 है, 125 में से शेष कितना बचता है 8, तो 8 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 117 आ जाएगा। अब देखेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट सके, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 है। 13 के पहाड़ा से आप देखेंगे 13 × 5 = 65 और 13 × 9 = 117, 13 से दोनों कट जाएंगे, अर्थात वह हमारी बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। अगला है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या है। 3 के प्रथम 5 गुणज, ठीक है, का योगफल क्या है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 3 के प्रथम 5 गुणज, 4 के प्रथम 5 गुणज, 10 के प्रथम 10 गुणज, ऐसा कभी होगा तो इसका मतलब है कि 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़कर जोड़ देना है, योग माने जोड़ना है। जैसे 3 के 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 गुणज यहाँ तक है, फिर सबको जोड़ो, यहाँ पे हो जाएगा 15 12 27, 27 और 9 जो है आपका 36, 36 और 6 कितना होता है 42, 42 और 3 45। तो यहाँ देखो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अगला है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि विविधकर d 0 से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, और सी ऑप्शन है विविधकर 0 है, डी ऑप्शन है समीकरण के मूल वास्तविक है। चलो देखते हैं। तो जब कभी आपको इस तरह का समीकरण दिया गया रहे तो आप क्या करोगे, यहाँ से a b c का मान क्लियर कर लो। पहले a का मान कितना है यहाँ पे, तो a का मान है हमारे पास 2, b का मान -4, a का मान 2, b का मान -4 है और c का मान 3 है। तो यहाँ पे c का मान हम 3 रख लेंगे, ये a b c का मान हो गया। अब देखो विविधकर 3 कंडीशन होती है इसकी। विविधकर की जो पहली शर्त है कि अगर विविधकर का मान बड़ा हो 0 से, याद रखना, अगर विविधकर का मान 0 से बड़ा हो या उसके बराबर हो तो मूल जो होते हैं असमान होते हैं, यानी दोनों मूल असमान होंगे किंतु वास्तविक होंगे, किंतु क्या होंगे वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर डी का मान छोटा या बराबर हो 0 के तो जो मूल होंगे वे असमान होंगे, असमान तो होंगे ही किंतु कैसे होंगे, अवास्तविक भी होंगे, अवास्तविक होंगे। और हमारी जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर विविधकर का मान 0 के बराबर है तो दो मूल होंगे समान होंगे वास्तविक होंगे, दो मूल कैसे होंगे समान होंगे और समान के साथ साथ कैसे होंगे वास्तविक होंगे, ठीक है, वास्तविक होंगे। आइए चेक करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे डी का जो मान होता है वह होता है b² - 4ac, विविधकर डी बराबर होता है b² - 4ac। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको चेक करेंगे तो d बराबर b², b का मान हमारे पास -4 है तो -4 का स्क्वायर, फिर क्या लिखना है -4ac, यानी 4 गुणते a का मान, a का मान क्या है 2 गुणते c का मान क्या है 3। तो इस प्रकार हमें मिलेगा -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, d बराबर -4 का स्क्वायर 16 -4 दूना 8 3 24,
4 दूना 8 और 8 तिरिक 24, 16 में 24 घटाओगे तो -8 आएगा। अब -8 इन तीनों में से कौन सी शर्त को फॉलो कर रहा है? तो ये हमारी जो दूसरी शर्त है, डी का मान छोटा है 0 से, ये -8 जो आया है इस कंडीशन में डी 0 से छोटा है, यानी असमान अवास्तविक। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? कह रहा है 0 से कम है, ये कह रहा है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, और ये कह रहा है विविधकर 0 है, समीकरण के मूल वास्तविक है। तो यहाँ ध्यान दो, मूल तो हमारा जो है यहाँ पे वास्तविक 8 जो है वास्तविक है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये 0 से कम है, विविधकर हमारा 0 से कम है। छठवें प्रश्न के लिए जो कथन दिया गया था उसमें कथन 1 और 2 दोनों सही होगा, क्योंकि जो हमारा डी का मान आया था, डी का मान यह छोटा था 0 से, और जब 0 से छोटा है तो इसका मतलब है कि मूल 0 से कम है, तथा दूसरी बात यह है कि मूल जो है वास्तविक नहीं है, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। और आइए 7वें प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष, ए में दिया है 0,3 और ओ दिया है 0,0, बी दिया है 5,0 है, ठीक है। इसका विकर्ण क्या है, इसका मान पूछा है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न जब आ जाएंगे तो आप इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। ऐसे आप एक्सिस बना लीजिएगा। अब मान लो यह एक्स एच की धन दिशा है, यह एक्स डैश है, और यह वाई है, और यह वाई डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0,0 होगा, और 0,0 हमारा कौन सा बिंदु है, ओ बिंदु के लिए है। तो ये हमारा ओ हो गया। अब आगे आपसे कहा गया है कि बी पर क्या है, 5,0 है, तो बी हमारा इस पर होगा क्योंकि एक्स एच का मान दिया है, वाई का नहीं दिया है, तो बी यहाँ पर हो जाएगा 5,0। नेक्स्ट आपको कहा है ए 0,3 है, तो ए यहाँ पे ले लीजिए, ये हमारा है 0,3। अगर हम और कह रहा है कि यह एक आयत है, तो आयत है तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे बना दीजिए, ठीक है। तो अगला जो बिंदु रहेगा आयत का वो क्या रहेगा, अगला जो बिंदु रहेगा वो रहेगा 5,3, ठीक है। अब आपसे क्या कहा है कि इसका विकर्ण क्या है, आपको विकर्ण का मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि आयत का विकर्ण बराबर होता है, तो चाहे आप इसे इस तरफ से ज्ञात कीजिए, चाहे जिस तरफ से आप ज्ञात करेंगे विकर्ण बराबर ही होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, किसी भी आयत में 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पे ये 90 है, 90 के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पे जो विकर्ण है वो कर्ण का काम करेगा। तो हम चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं उसी का मान, जो कि यहाँ इसके चित्र के लिए अनुसार यह विकर्ण है। तो विकर्ण का मान जब भी आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 5 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी है, 3 है। तो हम ऐसे करेंगे कि अंडर रूट, अब कर्ण बराबर आप जानते ही है क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार 5 है, लंब 3 है, तो हम क्या कहेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 × 25 प्लस 3 × 9। अब 25 और 9 जोड़ेंगे तो हमारा अंडर रूट 34 आएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब अंडर रूट 34 है। अगला है, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान बताइए, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, अब आपको ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, क्योंकि एक मूल 1/2 है, यह हमारा x के पदों में समीकरण है, यानी x का मान है। तो जहां जहां x है इस सवाल में, इस प्रश्न में, वहां पे x की जगह 1/2 रखना है। तो यहाँ x² है तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर। फिर क्या है, प्लस kx, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस k का मान कुछ नहीं है इंटू x का मान 1/2। फिर ये माइनस का 5/4 इधर आके प्लस का 5/4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 इस तरफ प्लस में रहेगा, इसको उस तरफ ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ कौन बचेगा, k का k/2 बराबर 5/4, तो पहले से है 1/4 जाएगा तो माइनस का 1/4 हो जाएगा। अब k/2 बराबर 4 और 4 लसा बराबर है, ये दोनों एलसीएम इक्वल है, तो 5 में से 4 घटाएंगे कितना बच 5। तो अब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे क्या है कि 1 का k/2 बराबर 5/4। आप जानते हैं कि दोनों का हर समान है, तो इसका मतलब है कि ये प्लस में है, अगर ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो k/2 बराबर 5/4 - 1/4
4। अब ये 4 4 बराबर है तो 5 में से 1 घटेगा 4। यहाँ पे हमारा ये एलसीएम बराबर है तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, 5 में घटाओगे 4 से 4 एक बार में कटेगा, 2 1 का 2, यानी के का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन में है, यानी के बराबर 2 आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। जैसे हमें दो त्रिभुज दिया गया है और ये दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, तो समरूप तभी होंगे जब इनका संगत कोण बराबर हो। पहली बात, जैसे अब मान लीजिए इसका नाम ABC है और ये हमारा त्रिभुज PQR है, तो अगर ABC त्रिभुज और PQR त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तभी ये समरूप कहे जाएंगे। समरूप का चिन्ह इस प्रकार से होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोण A बराबर हो इस कोण P के, क्योंकि ये संगत है, दोनों एक जगह पे है। अब कोण B बराबर हो किसके, कोण Q के, ठीक है। कोण ये जो हमारा C है ये R के बराबर हो, और साथ ही साथ संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे AB का अनुपात किससे लेंगे, PQ से, बराबर होना चाहिए। BC का किसके साथ लेंगे, तो BC का लेंगे QR के साथ, बराबर PR का किसके साथ लेंगे, एक मिनट, AC का PR के साथ। यहाँ पे लिखोगे AC का PR के साथ। तो आपने क्या देखा, संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो और साथ ही साथ संगत कोण बराबर हो, तभी दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन दिया है कि यदि इनके संगत कोण बराबर हो। हाँ बिल्कुल, संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। हाँ, संगत भुजाएं भी अनुपात में हो, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे लिए सही है। तो यानी उपयुक्त दोनों, C ऑप्शन हमारा सही होगा, इनमें से कोई नहीं वाला सही नहीं है, हमारा C ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज क्या है, जिसका एक कोण ठीक 90 अंश का होता है, इस तरह से। लेकिन इसमें कहा है कि कोण C समकोण है, यानी C पर 90 अंश है, तो इसका मतलब ये A है और ये हमारा अगला क्या है, B है। अब आपको कहा है कि AC का मान 3 है, A से C कितना है, 3 है, क्लियर। BC कितना है, 4 है, तो B से C कितना है, 4 है। आपको पाइथागोरस प्रमेय से हल करना आता है कि ये क्या है, कर्ण है, और कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर, लंब 3 का स्क्वायर है, प्लस आधार 4 है, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब ये आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5, यानी ये कर्ण कितना है, 5 है। अब आपसे पूछा क्या है कि तो C से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी, C की माध्यिका यानी C का आधा। तो आप बताइए, अगर C से ऐसे जाएगी तो इसकी माध्यिका, यानी ये C से जो लाइन जाएगी वो AB को जहां पे टच करेगी उसकी माध्यिका क्या होगी। तो आपने देखा कि पूरी लंबाई 5 है, माध्यिका माने इसका आधा, तो 5 का आधा कितना होगा, 2.5, तो माध्यिका कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर होगी। चलिए अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान कितना होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे तुम्हें दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। अगर हम वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। अब बच्चों आप जानते हैं कि ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अब आप जानते हैं कि सर्वसमीका से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में क्या दिया है, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पे बचा है। अब क्या करेंगे, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में यहाँ पे 0 है। अब हम क्या करेंगे कि अगर इसको उस तरफ ले जाएंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा, ये माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो 0 के बटे में आकर खत्म हो जाएगा, खत्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है साइन थीटा बराबर साइन थीटा, ऐसा करिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हमें 0 मिल गया,
ठीक है। अब हम अगर cos को उधर ले जाते हैं तो cos 0 हो जाएगा, साइन बचेगा, साइन थीटा बराबर cos अगर इधर आएगा तो 0 के बटे में हो जाएगा, 0 बटे cos क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 0। अब साइन में 0 किसका मान होता है, तो साइन 0 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कि थीटा का मान 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो अब देखो थीटा का मान 0 डिग्री है और cos में अगर थीटा का मान हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, साइन पे पावर 4 थीटा cos पे पावर 4 थीटा का मान हमसे पूछा है। तो देखिए साइन पे पावर 4 थीटा प्लस cos पे पावर 4 थीटा बराबर हम निकालेंगे। अब यहाँ लिखेंगे साइन पे पावर 4 थीटा का मान क्या आया है, 0 डिग्री प्लस cos पे पावर 4 थीटा का मान क्या आया है, 0 डिग्री। तब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, 0 घात चाहे 4 करोगे तो 0 ही आएगा, प्लस अब cos में 0 डिग्री का मान 1 होता है, 1 के घात 4 करोगे तो तब भी 1 ही आएगा, तो 0 प्लस 1 बराबर हमारा 1 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही आंसर 1 हो जाएगा। आइए अगला करते हैं। यहाँ पे दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a का मान क्या है। इसको करने के लिए साइन 2a का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू cos a। ध्यान देना, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू cos a बराबर 2 साइन a आपको दिया है। 2 साइन a से 2 साइन a एक बार में कट जाएगा, cos a बराबर 1 बचेगा। और cos में 1 किसका मान होता है, तो आप अभी अभी पढ़े हो, cos में 1 0 अंश का मान होता है। तो इस प्रकार से यह 0 डिग्री के बराबर है। अगला है 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो इसका मान पूछा है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए आपको क्या दे रखा है कि चूंकि 4 tan थीटा बराबर 3 दे रखा है, 3 दे रखा है। अब 4 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। अब tan थीटा क्या होता है, एक्चुअली tan होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है। तो क्या हम कर्ण निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, यानी कर्ण 5 हो गया। अब हमें साइन और cos के पदों में मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे कि साइन थीटा निकाल लेंगे और साथ ही साथ cos थीटा निकाल लेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो इसका मान हो जाएगा 3/5। cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारे पास कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो cos का मान 4/5 और साइन का मान 3/5 हमें मिल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, अपने इसी क्वेश्चन में वैल्यू रखेंगे। चलिए इसे यही देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह है। क्या है 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो यहाँ पे देखो साइन थीटा का मान क्या है 3/5, तो 3/5 लिखेंगे, माइनस cos थीटा क्या मान है 4/5, ठीक है, बटे 4 इंटू सब यही लिखेंगे, बस यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे 3/5 माइनस की जगह प्लस 4/5। अब यही क्या हो जाएगा 5 5 एलसीएम बराबर है, तो 5 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 में से माइनस हो जाएगा 4, कितना बचेगा 8/5, 5 लस बराबर है तो 5, 4 तिहाई 12 और 4 कितना हो जाता है 16, 5 से 5 कट जाएगा, 8 1 8, 8 दूना 16, 1/2। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, जो कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आइए हमारा ये वाला लास्ट वाला 14वां प्रश्न है, इसमें लिखा है सेक ए प्लस tan a इंटू आपको दे रखा है 1 माइनस साइन ए। अब कह रहा है बताइए इन 4 ऑप्शन में से इसको हल करने पर क्या मिलने वाला है, तो चलो देखते हैं। तो कभी भी जब आपको त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल आए तो आप साइन cos में ही बदला करिए। जैसे अब ये सेक है तो सेक कौन लिख सकते हैं 1/cos a, 1/cos a प्लस दिया है, और tan थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। और फिर अगले ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन ए। अब देखो यही क्या हो जाएगा cos cos बराबर है तो लस हमारा cos ए हो जाएगा, और ऊपर 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए
मल्टीप्लाई अगला ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा ये a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो एक का स्क्वायर एक माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, अब बटे में क्या है कॉस ए। आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, अब बटे में क्या है कॉस ए। तो क्या होगा एक ठे कॉस से एक ठे कॉस कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा कॉस ए। तो इस वाले प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा जो कि कॉस ए आया है। 15वां प्रश्न है कि यदि r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हैं कि जैसे हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त में यहाँ पे इसका केंद्र है और त्रिज्याओं से घिरा हुआ खंड त्रिज्यखंड का कोण कितना है थीटा है और इसकी त्रिज्या कितनी है r है। ठीक है, तो इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और यह कोण कितना बना रहा है थीटा, कितने में से बना रहा है पूरे 360 डिग्री में से बना रहा है। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। अब देखो एक सुराही, आप जानते हैं जब कभी सुराही बनती है तो कुछ इस प्रकार से बनती है कि उसका नीचे वाला हिस्सा जो होता है वह एक गोला होता है और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वह एक बेलन होता है। तो यहाँ पूछा है कि एक सुराही किसका संयोजन है, एक गोला व एक बेलन का, एक अर्धगोला और बेलन का, दो अर्धगोले या एक बेलन और एक शंकु का। तो यहाँ देखो बेटा एक गोला है और यह जो है एक बेलन है, तो हम कहेंगे एक गोला और एक बेलन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्या का माध्य क्या होगा। 1 से लेकर 10 तक धनात्मक विषम संख्या, विषम मतलब जो 2 से ना कटे, तो 1 से 10 के बीच धनात्मक विषम संख्या क्या है 1 3 5 7 9। ठीक है, अब इसका माध्य हमें निकालना है। तो देखो ये कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5। जब विषम हो गिनने पर अगर विषम आता है तो माध्य बराबर होता है हमारा विषम रहेगा, तो n/2 n प्लस 1/2वां पद। ठीक है, n प्लस 1/2वां पद हमारा माध्य होगा। तो n मतलब कितनी संख्याएं हैं देखो 1 2 3 4 5, n की जगह पे क्या लिखोगे 5 प्लस 1/2वां पद। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 प्लस 1 कितना होगा 6/2वां पद, तो 2 तिहाई 6 यानी कौन सा पद 3वां पद हमारा माध्य होगा। तो चलो देखते हैं इसमें तीसरा पद क्या है, 1 2 तीसरा पद क्या है 5, यानी माध्य क्या होगा 5 होगा। अब अगला है यहाँ पे कहा है कि आंकड़ों 13 15 16 17 19 20, यह आंकड़ा जो लिखा गया है यह आरोही क्रम में लिखा गया है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, पूछ रहा है इसकी माध्यिका क्या होगी। तो देखिए 13 15 16 17 19 और क्या है बताओ 20 है ना। अब देखो 13 15 16 17 19 और 20 है। यहाँ पे संख्याएं गिनिए 1 2 3 4 5 6 संख्याएं क्या आ रही हैं सम आ रही हैं, 6 सम है। अगर विषम होती तो n/2 प्लस 1वां पद होता, n प्लस 1/2वां पद, लेकिन यहाँ पर जो आ रहा है सम आ रहा है। तो सम के लिए माध्य क्या होता है बेटा, तो सम के लिए जो हमारा माध्य होता है वह होता है n/2वां पद। ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, 1वां पद और इसके बटे 2। तो चलो देर न करते हुए इसको तुरंत हल करते हैं। देखिए n/2वां पद, तो यहाँ पे n कितना था 1 2 3 4 5 6 संख्याएं थी, n की जगह 6, डायरेक्ट समझ लो 6/2वां पद, 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1, 6/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, पद और इसके बटे में क्या लगेगा 2। अब देखते हैं, चलो यहाँ बता दे रहा हूँ 6/2 यानी 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6, 3वां पद और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4वां पद, यानी 3वां पद प्लस 4वां पद और इसके बटे में क्या रहेगा 2। चलिए ध्यान दीजिए 3वां पद 1 2 3, 3वां पद कितना है 16 प्लस 4वां पद कितना है 17
बटे 2। अब 16 17 जोड़ेंगे तो 33, 33 बटे 2 हमारा माध्यिका होगा। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका क्या होगी। तो बच्चों आप जानते हैं कि माध्यिका बराबर होता है 3 गुणित माध्य माइनस 2 गुणित बहुलक। तो अगर हमें माध्यिका निकालनी है तो हम लिखेंगे माध्यिका बराबर 3 गुणित किसका मान, माध्य का, और माध्य यहाँ पे कितना है 27 माइनस 2 गुणित बहुलक, बहुलक कितना है 45। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 27 3 81 माइनस 45 दूना 90। अब 81 में 90 घटाओगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 9। अब आप देखिए आपको जो ऑप्शन दिया है 32 33 34 इनमें से कोई नहीं, माइनस 9 कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जो कि है इनमें से कोई नहीं। जब एक पासे को फेंका जाता है, हमारा 20वां प्रश्न है बहुविकल्पी का आखिरी प्रश्न, जब एक पासे को फेंका जाता है तब 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो देखो ध्यान दो, 3 से छोटी विषम संख्या, तो आप जानते हैं जो हमारा पासा होता है, पासे पर कितने अंक होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 से लेकर 6 तक अंक होता है, ठीक है। और जो हमारी प्रायिकता होती है वह उसका फार्मूला होता है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो कुल परिस्थिति कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कुल परिस्थितियां 6 है। अब उसने कहा कि लूडो अगर फेंका जाता है पासा को तो 3 से छोटी हो और विषम संख्या हो। 3 से छोटी माने 3 के इधर नहीं जाएंगे आप, बल्कि 3 के इस तरफ जाएंगे। 3 से छोटा 2 है लेकिन 2 एक सम संख्या है, उसने कहा है विषम, तो विषम कौन है 1, यानी जो अनुकूल परिस्थिति है वो कितनी है 1 ठो है, तो 1/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है।